देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है? वो तो एक एनजीओ है, आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? वो एक एनजीओ है, मैं एक एनजीओ बना के कोई भी धरना देने बैठ जाऊं तो सरकार मुझे क्या एक बॉडी मान लेगी? तो देश कोई शरीयत से थोड़ी ना चलता है, देश तो संविधान से चलता है। पाकिस्तान जैसे देश में ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बना हुआ था, वहाँ नहीं होती थी। हमारे देश में ये सारी चीज़ें होती रहीं। मस्जिद में जाने की इजाज़त तो दुनिया की हर मस्जिद में हर जगह है, मस्जिद हो या मज़ार हो, अगर कहीं पे पाबंदी है तो वो भारत है। सरकार इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए कड़े कानून बनाए ताकि जो बच्चियां हैं के साथ यह अन्याय होता है उनको बराबरी का हक मिले। के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसका नाम बदल के मुस्लिम पर्सनल मेल लॉ बोर्ड कर देना चाहिए। मौलाना बोर्ड है वो, मेल नहीं, मौलाना। ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जवाब मांगा है कि मुस्लिम युवतियों की शादी कब हो। इस देश में अभी तक मुस्लिम बालिकाओं की शादी कब हो उसकी कोई फिक्स एज नहीं है। 15 साल या प्यूबर्टी यानी कि यौवन अवस्था में शुरुआत के बाद से उनका विवाह कभी भी करवाया जा सकता है। एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसकी सुनवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ डीवाई चंद्रचूड़ जी की पीठ कर रही है, बेंच कर रही है। और उन्होंने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। अगर सरकार 18 वर्ष जो इस देश में शादी की लीगल एज है उस पर मान जाती है तो एक बार फिर मुस्लिम लॉ बोर्ड और केंद्र सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक बार फिर से ओवैसी साहब, मदनी साहब, आजम खां साहब, शफीकुर रहमान बर्क साहब तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं। इस पर उन लोगों का पक्ष जानना बेहद ज़रूरी है जो इस मुस्लिम लॉ बोर्ड के कानून से प्रभावित होते हैं। इस वक्त हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं। अंबर जैदी जी लगातार मुस्लिम महिलाओं की, युवतियों की बात को समाज के सामने रख रही हैं। अंबर जी, आपके अनुसार पहला प्रश्न यही है कि मुस्लिम युवतियों की शादी की सही एज क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि भारत में जिस तरह से संवैधानिक अधिकार सबको मिले हुए हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी युवती की एज होनी चाहिए वही मुस्लिम की भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्म और जाति निरपेक्ष देश है और हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। तो इस तरह के बाइसेस होने ही नहीं चाहिए। क्यों होते हैं? लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कुछ है ही नहीं, वो एक एनजीओ है। लेकिन वो जिस तरह से हर एक मामले में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का विरोध करता आया है, ये उनकी हिस्ट्री रही है, ये इतिहास रहा है। लेकिन हम जब भी बात करते हैं इन सारी मुद्दों की तो वो बड़े ज़ोर शोर से कोर्ट में पहुंच जाते हैं और बड़ा सीना पीटते हैं, वावेला मचाते हैं, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे मदनी हो या शफीकुर रहमान बर्क हों। ये जब भी सरकार की तरफ से जब शादी की मिनिमम एज को बढ़ाने की बात की गई थी अभी कुछ दिन पहले, तब भी उन्होंने कहा था कि लड़कियां आवारा हो जाएंगी, लड़कियों को कम उम्र में शादी करके उनके घर भेज देना चाहिए। इनफैक्ट अभी अजमल साहब का भी बयान आया था कि हिंदुओं को भी चाहिए कि वो 18 और उससे कम में लड़कियों की शादी करें और उनसे बच्चे पैदा करवाएं, जो लड़कियों का काम होता है। तो और बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक बातें नहीं थी। लेकिन हम जब अगर इस मुद्दे की बात करते हैं तो जब भारत में हर एक जो भारतवासी है, चाहे वो महिला या पुरुष है, समान अधिकार मिले हैं, तो क्यों आज भी हमारे देश में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज बने हैं? ये सबसे बड़ा इन सारी समस्याओं की जड़ है। क्योंकि मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ। अभी पिछले 1 या 2 महीने पहले चंडीगढ़ हरियाणा का एक केस आया था जिसमें एक युवक जो कि उसकी उम्र 26 साल थी और उसकी पत्नी वो 15 साल की थी। कोर्ट में केस गया और उन्होंने याचिका डाली कि पत्नी की कस्टडी मिल जाए, और तो कोर्ट ने फेवर उन्हीं के फेवर में दिया, क्योंकि उन्होंने पर्सनल लॉ को फेवर करते हुए उस बच्ची कहने चाहिए क्योंकि 15 साल की तो बच्ची ही होती है, उसकी कस्टडी उसके हस्बैंड को दे दी। लेकिन दूसरा केस उसके बाद आया केरला हाई कोर्ट में, वो भी सिमिलर केस था। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है लॉज की, उन्होंने पॉस्को एक्ट को ऊपर रखते हुए उन्होंने डिफरेंटली रूल किया। तो क्योंकि लॉज में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्योंकि पर्सनल लॉज होने की वजह से धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज बने हुए, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जाती हैं कि अलग अलग, और वो पहला केरला हाई कोर्ट का रहा जिन्होंने ऐसे मामले में
अलग एक तरह से रूलिंग दी थी। उन्होंने पॉस्को को आधार बनाते हुए और उस बच्ची का शोषण बताया, क्योंकि कोई भी अगर छोटी उम्र की 17-18 साल से कम की बच्ची है, चाहे वो 17 की है, 18 से एक दिन भी कम है, 15 की है, उसके साथ अगर शारीरिक शोषण होता है या जबरन कोई भी इस तरह का कार्य होता है तो उस पर पॉस्को लगेगा। और इसमें इतनी ज़्यादा कोई मुझे लगता है कि ना समझने वाली बात ही नहीं है। हर एक बच्ची को, हर एक बच्चे को समान अधिकार मिलना चाहिए भारत के संविधान के तहत, और बहुत ज़रूरी है कि इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हटाने के लिए हमें देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार बात कर रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले समय ही, और तमाम राज्य भी इस चीज़ को लेकर पहल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के पास जब इस चीज़ का जवाब मांगा जाएगा तो केंद्र सरकार क्या जवाब देगी? क्या उन्हें 18 वर्ष की मिनिमम आयु तय करनी चाहिए, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो चाहे वो कर सकता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है? वो तो एक एनजीओ है, आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? वो एक एनजीओ है। मैं एक एनजीओ बना के कोई भी धरना देने बैठ जाऊं तो सरकार मुझे क्या एक बॉडी मान लेगी? ये नहीं होता है। आप एक भारत के देश के नागरिक हैं, आप अपने अधिकारों की बात या अपनी सरकार से अगर कोई मतभेद है वो रख सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन है? वो कहते हैं हम मुसलमानों का पक्ष रखते हैं, इस देश में हम ही हैं जो मुसलमानों के रहनुमा है। आप बताइए कौन सी रहनुमाई की? आप बताइए, एक मुझे बता दीजिए कौन सी। कि हम उनके रिलीजियस जो फ्रीडम है उसके रक्षक हैं। हमारी रिलीजन फ्रीडम इंडिया में उनकी बची हुई। रिलीजियस फ्रीडम, 3 तलाक के ऊपर कितना बवाल किया था, ये आपको पता ही है। नहीं तो 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा है क्या? 3 तलाक तो है ही नहीं। वो कोई कैसे कह सकता है? हालांकि अब वो कहने कोई कुछ भी कह दे, काले को कोई पीला कहे या दिन को रात कहे, तो ऐसा थोड़ी हो जाता है। हमें जो तथ्य हैं उन पे बात करनी चाहिए ना। मुझे लगता है कि इस तरह के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड, अब उनको ये कहना चाहिए इस्लाम के वो पक्षधर या इस्लाम के झंडा बरदार, उन लोगों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और भारत सरकार को जो हमारे संविधान कहता है उसके हिसाब से कड़े कदम उठाने चाहिए। और हमारी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है 2018 से इसको लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कोई जल्दी अहम कदम उठाए, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और कोर्ट का भी कीमती समय बचेगा, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, जजेस की कमी है, लॉज की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और अगर हम ओवरऑल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की या कानून की बात करें तो हमारे देश की ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, किस तरह के कानूनों की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार अपने देश की ज़रूरत और लोगों की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं सामने आती हैं, उनको देखते हुए एक बेहतर कानून बनाए। आप ही ने कहा कि कोई फिक्स एज नहीं है शादी की, लेकिन फिर भी अब मुस्लिम लॉ बोर्ड का जिक्र मुझे फिर करना पड़ेगा। वो कहता है कि वो उनकी रहनुमाई करता है। अगर उसकी बात लोग नहीं मानते हैं तो क्यों 15-16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करवा देते हैं? देखिए, वो इस्लाम में अगर हम बात करें तो देश को इस शरीयत से थोड़ी ना चलता है, देश तो संविधान से चलता है। तो हम संविधान, मैं तो संविधान की बात कर रही हूँ, आप शरीयत की बात कर रहे हैं। मैं संविधान की बात करती हूँ, क्योंकि संविधान, अगर हम क्रिमिनल कोड प्रोसीजर की बात करें तो उसमें तो सब पे बराबर लागू होता है, तो फिर पर्सनल लॉज में सब बराबर क्यों नहीं हो सकते? अगर कोई शीतल है, उसके अधिकार अलग हैं, मैं अंबर हूँ, अंबर जैदी हूँ, तो मेरे अधिकार अलग हैं। इस तरह का दोहरा व्यवहार कैसे हो सकता है? हमारे जो बेसिक अधिकार होते हैं, जो हमारे वो तो सबके समान होते हैं ना, उसमें धर्म और जाति कैसे आ गई? आप अगर हिंदू हैं तो आपको ज़्यादा आपको डिवोर्स होती है किसी हिंदू महिला की तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मुस्लिम महिला की होती है तो उसकी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। तो ये तो सारी चीज़ें सरकार के सामने होती आई हैं, और इतने वर्षों से आज़ाद भारत में, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश में ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बना हुआ था, वहाँ नहीं होती थी। हमारे देश में ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों पर राजनीति ना करके महिलाओं को बराबरी का अधिकार दें। सभी महिलाओं को, हर एक भारतीय महिला को वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको संविधान के तहत वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा मिली हुई है। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहे, वो डर ना रहे कि उसका हस्बैंड उसको निकाल के सड़क पर 3 बार तलाक दे देगा, घर से निकाल देगा, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या बच्चों का कोई देख रेख करने वाला नहीं है, या कोई भी ज़बरदस्ती 12-15 की उम्र में शादी कर देगा। तो इनको लेकर कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है, और एक जैसे कानून सबके लिए होने
होने चाहिए, जैसे कि क्रिमिनल लॉज हैं वैसे ही पर्सनल लॉज भी बराबर होने चाहिए सबके लिए। इस विषय पे मैं एक और सवाल लूँगा आपसे, लेकिन पहले इस चीज़ को मानवीय पक्ष के ऊपर भी लेके जाते हैं। ये किस समय का कानून है, किस समय की रिवायतें हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन आज के दौर में जहाँ पे महिलाएं चारों दिशाओं के अंदर प्रगति के नए नए आयामों को छू रही हैं, ऐसे में किसी बच्ची की 15 साल के अंदर, 14 साल के अंदर, 16 साल के अंदर अगर शादी करवा दी जाती है, चाहे ज़बरदस्ती या उसकी मर्जी से, तो वो उस बच्ची के लिए, उस युवती के लिए कितना बुरा है? 15 साल के बच्चे की मर्जी कहाँ से होती है? 15 साल के बच्चों को तो वोट डालने का अधिकार नहीं होता, उसके गार्जियन उसके पेरेंट ही होते हैं। तो अगर वो उनके गार्जियन उन अधिकारों का मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेटियों को आज भी बोझ मानते हैं, और इस तरह की सोच जो महिलाओं की और जो बच्चों के प्रति है उसको बदलने की ज़रूरत है। उनको पढ़ने लिखने का बराबर मौका दें, ये काम सरकार ही कर सकती है, क्योंकि हमारे देश में जो बदलाव है, लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं कि वो खुद से बदलाव करें। आज भी हमारे देश में कैंपेनिंग ये चलानी पड़ती है कि शौच के बाद हाथ धोएं और क्या करें, किस तरह सफाई रखें और तो आप ऐसे में किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि लोग खुद बड़े स्तर पर खुद बड़ा बदलाव लाएंगे? ज़रूरी है सरकार इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए कड़े कानून बनाए, ताकि जो बच्चियां हैं जिनके साथ ये अन्याय होता है, उनको बराबरी का हक मिले, उन्हें पढ़ने का मौका मिले, उनको बचपन जीने का मौका मिले, उनका बचपन ना छीना जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की के अधिकारों को सुरक्षा देना, उसको सुरक्षित करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और स्टेट को चाहिए कि वो इन सब को देखते हुए, क्योंकि भारत हम अमृतकाल में चल रहे हैं, 75वां हमारा साल चल रहा है। ऐसे में आज भी अगर धर्म के आधार पर महिलाओं को अगर इस तरह का अन्याय झेलना पड़ता है तो ये बहुत शर्म की बात है। अमर जी, इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शाहबानो के नाम में केस में एक फैसला दिया था, जिस केस को उस वक्त की संसद ने, उस वक्त की सरकार ने पलट दिया था। बाद में एक सरकार आती है जो इस 3 तलाक पर वो कानून बनाती है, जिससे एक पक्ष ये कहता है कि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए उनको मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन दूसरा पक्ष बताता है कि ये उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका हनन है। अब अगर सरकार इस प्रकार का फैसला देगी तो वो नेता फिर से सामने आएंगे और बताएंगे कि सरकार उनके धार्मिक मामलों में, उनके मजहबी मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। इस चीज़ को आप कैसे देखेंगी? एक महिला के अधिकार का मामला मजहब कैसे हो गया? आप किस तरह से शादी करते हैं, निकाह की जगह पेरे तो नहीं पढ़वा रहा है कोई, या कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप निकाह नहीं कर सकते, आप सिर्फ कोर्ट मैरिज करेंगे या मंदिर में जाके साथ फेरे लेंगे, तो वो होता है धार्मिक अधिकारों का हनन, या उनके ऊपर कोई आघात या प्रहार कर रहा है। एक महिला को उसके अधिकार मिले, वो 15 में ना होकर 18 या 21 में शादी करे, इससे एक किसी के धार्मिक अधिकार कहाँ से होते हैं? ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है, जैसा कि किसी का भी होना चाहिए या हो सकता है, वो है ह्यूमन राइट को आप धार्मिक अधिकार कैसे बना सकते हैं? और सारे ही धार्मिक अधिकारों का हनन महिलाओं के अधिकारों में क्यों छुपा होता है? ट्रिपल तलाक की बात करें, निकाह हलाला की बात करें, या फिर आप शाबानों की, हम गुजारे भत्ते की बात कर लीजिए, ये सारे केसेस महिला, हम ओवरऑल आप पर्सनल लॉज को उठा लीजिए, सारे के सारे जितने भी कानून हैं वो महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए हैं, उसमें किसी भी आदमी का कोई अधिकार नहीं जाता है। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जो नेता अपनी नेतागिरी करने के लिए आ जाते हैं, ये सारा महिलाओं को के अधिकारों को दबाने का और उसको हनन करने का ये काम करते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं है कि महिलाएं बाहर निकलकर बराबरी के अधिकार ये कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया के साथ चलें। आज दुनिया में लड़कियां, महिलाएं किस फील्ड में अपना परचम नहीं लहरा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद की शाही मस्जिद के इमाम जिन्होंने कहा था कि वो लोग जो मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे रहे हैं वो गैर इस्लामी काम कर रहे हैं, अगर महिलाएं बाहर निकल सकती तो उनको मस्जिद में जाने की इजाज़त मिलती, जबकि मस्जिद में जाने की इजाज़त तो दुनिया की हर मस्जिद में हर जगह है। मस्जिद हो या मज़ार हो, अगर कहीं पर पाबंदी है तो वो भारत है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने दी जाती हैं क्योंकि यहाँ पर इन सारे मुद्दों पर राजनीतिकरण होता है और वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से मुसलमान महिलाओं के अधिकारों का हनन होता आया और सरकार ने होने दिया। किसी भी सरकार ने, हम जो मौजूदा सरकार है इसके अलावा आप किसी भी सरकार को अब उठा के देख लीजिए, कांग्रेस की ही रही है क्योंकि उन्होंने सरकार की, उन्होंने सत्ता में रहकर
शाबानों के साथ क्या किया, या मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या क्या होता रहा, किसी ने आज तक उस पर ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के तो कोई अधिकार ही नहीं है। उनको बुर्के में डाल के उनसे बच्चे पैदा करवाइए, बस इतना ही तो है। वोट जहाँ पे उनके मियाँ बोलेंगे वहाँ वोट डाल देंगी, इससे ज़्यादा क्योंकि वोट चाहिए। मुस्लिम महिलाएं अब अपने अधिकारों को समझकर बदल रही हैं और बाहर निकल रही हैं, और वो बदलाव आ रहा है जो कि हमें नज़र आ रहा है। एक और चीज़ होती है, जब इस सारी चीज़ों की बराबरी वगैरह की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जो अभी की सरकार है वो मुस्लिम वोटों के अंदर सेंधमारनी करने की कोशिश कर रही है, और उसके तमाम फैसले जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि मुस्लिम प्रोग्रेसिव महिलाएं या मुस्लिम महिलाओं का वोट अपनी ओर आकर्षित कर सकें। एक और बड़ी चीज़ आती है कि कई दफ़ा कई महिलाओं को फेस बनाया जाता है और वो इन चीज़ों का विरोध करती हैं। और एक और बड़ा पक्ष आता है जिसमें नेता लोग कहते हैं कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो अगर लड़की की शादी करवा दी, वो लड़की आगे नहीं पढ़ना चाहती, तो इसमें सरकार क्यों हस्तक्षेप करे? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये किस तरह का बहाना है? आजकल तो सरकार ने भी कितनी सारी स्कीम्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूलों में जाने का प्रावधान है, राशन भी फ्री मिलता है, इतनी सारी योजनाएं। तो ये एक बहाना है सिर्फ, क्योंकि आप बच्चियों को बोझ समझते हैं। आर्थिक स्थिति में क्या आपके बेटे नहीं होते? तो ये सिर्फ बहाना है, क्योंकि लड़कियां आपको बोझ लगती हैं और आप चाहते हैं कि जैसे लड़की बड़ी हो जाए उसको किसी के पल्ले बांध दिया जाए, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई नहीं देखता। हालांकि अगर हम इस्लाम के हिसाब से बात करें तो मेहर आप लड़के की हैसियत के हिसाब से खुद तय कर सकते हैं। तो माँ बाप ही नहीं लड़की की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखते, तो आप चौथे आदमी से कैसे, जिसमें आपका ना खून है ना रिश्ता है, सिर्फ आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे आप कैसे उम्मीद करें? वो तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के कभी भी भाग जाएगा। लड़की सड़क पे रहेगी तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर वो 4 बच्चों के साथ आपके सर पे आकर रहेगी, वो कौन देखेगा? आप अपनी बच्ची को अपनी औलाद ना समझकर एक बोझ समझते रहेंगे जब तक बदलाव नहीं आएगा। आप उसको पढ़ने लिखने का कम से कम स्कूल तो पूरा करने दीजिए, उसको कॉलेज अगर नहीं भी देखने आप दे रहे हैं, कम से कम 18 साल तक उसको कॉलेज तो जाने दीजिए, कि ताकि वो पढ़ लिख जाए, उसको दुनिया दिख जाए, या बचपन तो जी ले। बचपन जीने का अधिकार सबको है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनको रोकने की ज़रूरत है, और ये सरकार का काम है, और सरकार ही एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ कुछ कर सकती है, उन्हीं से उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि और किसी सरकार ने कभी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर कभी कोई काम नहीं किया है। एक अंतिम सवाल, चूँकि आप जिस रिलीजन से हैं आप उसकी जानकारी रखती होंगी, क्या इसका कोई धार्मिक एंगल बनता है कि इस उम्र तक शादी कर ही देनी चाहिए, उसके बाद नहीं हो सकती? ऐसा कोई फैक्टर है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्यों कहता है कि प्यूबर्टी शुरू हो जाए या 15 साल में शादी कर सकते हैं? वो शरीयत के कानून के हिसाब से। शरीयत का मतलब होता है कुरान और हदीस की रोशनी में उसको देखते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या कानून बनाते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि वो बदलना नहीं सकता, वो समय के हिसाब से, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, वो सारी वैसे ही शरीयत में भी हो सकता है, बदलाव आते हैं। तो ये तो अब ये यहाँ पर जिद लगा के बैठना है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिकरण के लिए और अपनी इंपॉर्टेंस के लिए है कि हम ऐसा ही करेंगे। और ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को एक दायरे में बंद रखने की सबसे बड़ी साजिश है कि वो नहीं, उनको बर्दाश्त कि मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलकर राजनीति में जाएं। अभी आपको मैंने इमाम साहब की बात बताई, या फिर उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, क्योंकि बड़ा आसान होता है ना कि 3 बार तलाक बोला और घर से बाहर निकाल दिया। कहाँ कोर्ट के चक्कर काटेंगे, आधी जायदाद देंगे, पैसा भी देंगे, बच्चे का बीवी का खर्चा भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें खुद को आज़ाद रखने के लिए है। मुस्लिम महिलाओं या धर्म से कोई लेना देना नहीं है इसका। आपके अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसका नाम बदल के मुस्लिम पर्सनल मेल लॉ बोर्ड कर देना चाहिए? मौलाना बोर्ड है वो। अच्छा। मेल नहीं, मौलाना। किसी भी चीज़ के ऊपर रिजिडिटी होना कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार कानूनों के अंदर बदलाव आने चाहिए। एक समय रहा होगा, भारत के अंदर भी बाल विवाह की प्रथा थी, बाद में उसे ख़त्म किया गया। इस चीज़ से सीख ली जा सकती है। आज का जो युग है उसमें लड़के और लड़की दोनों बराबर हैं। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लड़कियों ने लड़कों से ज़्यादा यश प्राप्त किया है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो ज़रूर मिलना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का संपूर्ण मौका मिलना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये है कि सरकार क्या जज्बा दिखा पाएगी? क्या सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से जवाब मांगा है उसमें वो ये कह पाएंगे कि 18 वर्ष न्यूनतम आयु कर देनी चाहिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय की युवतियों की विवाह के लिए? धन्यवाद।